माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले वर्ष भारत की यात्रा पर आए थे और वो बिहार भी आए थे बोध गया। उन्होंने बोध गया में प्रवास किया था और उस दौरान उनसे मैंने मुलाकात की थी और उसी दौरान उन्होंने मुझको भूटान आने का निमंत्रण दिया था और इस साल फिर भूटान के गृह मंत्री आए थे और उन्होंने फिर से उस निमंत्रण को दोहराया। इसके बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की सहमति से भूटान की सरकारी यात्रा है और इस दौरान भूटान में वहाँ के किंग, वहाँ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण से मुलाकात होगी और फिर कुछ निर्माणाधीन पनबिजली परियोजना का भी हम निरीक्षण करेंगे और कुछ जो योजनाएं चालू हैं उसको भी हम देखेंगे और बाकी जो वहाँ स्थानीय तौर पर जो कार्यक्रम तय होंगे उसमें भाग लेंगे। तो वहाँ के सरकार में जो लोग हैं उनसे बातचीत होगी। मुख्य रूप से यही है, 3 दिन की यात्रा है। 4 को वहाँ पहुँचना है और फिर 7 को हम वहाँ से वापिस आ जाएंगे। शायद जो कार्यक्रम है उसके हिसाब से भारत की सीमा में आते आते इतनी देर हो जाएगी कि शायद 8 को हम यहाँ आ पाएँ। अभी तक तो कार्यक्रम यही है। भूटान के साथ काफ़ी मैत्रीपूर्ण संबंध है भारत का और भूटान के लोगों का भावनात्मक लगाव है भारत से और बिहार से। भूटान के लोग बड़ी संख्या में बोध गया, राजगीर और नालंदा तथा अन्य भगवान बुद्ध से संबंधित स्थलों का भ्रमण करते हैं। तो प्रतिवर्ष अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के लोग भी भूटान जाते हैं, पर्यटक लोग जाते हैं। तो एक इस दौरान बिहार के पर्यटन विभाग और पर्यटन निगम की तरफ से भी वहाँ एग्जीबिशन लगाया जाएगा और बिहार में भूटान के पर्यटक आएँ, उनको और बेहतर सुविधा कैसे मिल सकती है और बिहार के लोग जो भूटान जाते हैं तो उनको सुविधा मिले, सुगम हो उनकी यात्रा दोनों तरफ के लोगों की। तो इसको भी इस यात्रा के दौरान हम लोग कुछ पावर सेक्टर पर भारत सरकार के और भूटान के बीच में काफ़ी सहमति हुई है और कुछ पावर प्लांट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने वहाँ सहायता देकर और धन लगाकर पूरा किया है और वहाँ जो बिजली का उत्पादन होता है वो भारत लेता है बिजली। और इसके आगे अगले कुछ वर्षों में कई पावर प्रोजेक्ट्स, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ लगाए जाने हैं और कुछ पर काम चल रहा है। उसमें से एक आध जगहों पर हम जाएंगे भी, जैसा हमने कहा आपको। और हम लोगों ने भारत सरकार से कहा भी है कि भूटान से जो पनबिजली ली जा रही है उसका अच्छा खासा हिस्सा बिहार को भी मिलना चाहिए।
चूँकि जो पावर है उसका इवैक्यूएशन बिहार के माध्यम से ही होता है, तो बिहार की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ पावर प्रोजेक्ट से पूरा बिजली हमें मिलना चाहिए। ये तो अपने मन में हम लोगों की ये मांग है और अपने मन में ये बात रहती है हमेशा। और जो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसको भी देखेंगे। जो एक भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच में समझौता है, उसके अंतर्गत वो सब निर्मित हो रहे हैं। भारत सरकार पूंजी लगा रही है और भूटान को भी सहायता दे रही है, और सारी बिजली भारत को लेना भी है उस एग्रीमेंट के मुताबिक। तो भूटान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और जो पनबिजली परियोजनाएं हैं उनकी और संभावना। तो बिहार में जो बिजली की ज़रूरत है, इसके मद्देनज़र भूटान की परियोजनाएं ससमय या समय के पूर्व पूरा हो जाए और उसमें बिहार को ज़्यादा हिस्सा मिले, तो यह विषय तो ज़्यादातर अपने देश के अंदर का है। चूँकि भारत सरकार का जो अनुबंध है उसके हिसाब से बिजली परियोजनाएं लग रही हैं और बिजली भारत लेगा, लेकिन उसमें से बड़ा हिस्सा बिहार को मिले ये तो राज्य और केंद्र के बीच का मसला है। इसमें भूटान सरकार की बीच में नहीं आती, लेकिन एक दिलचस्पी है। वहाँ जब जा रहे हैं तो उन परियोजनाओं को देखेंगे भी, और ऐसा कार्यक्रम भी बना। और भूटान की एक खास बात है कि वहाँ पर सरकार की तरफ से वहाँ के महामहिम जो राजा हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन सब लोगों की तरफ से एक पूरे देश में एक अपना विचार या उनकी जो एक अवधारणा है, लोगों की खुशी को आकी है। यानी जैसे दुनिया भर में जीडीपी की बात होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, वहाँ लोग मेजर करते हैं डेवलपमेंट को ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, कि लोगों के मन में कितना संतुष्टि है, कितनी खुशी है, इसको मेजर करते हैं। तो एक ऐसा विचार है जिसकी आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है और वर्ल्ड फोरम में भी इसकी चर्चा होती है। यूएन से भी संबंधित फोरम में इस बात की चर्चा होती है। तो हम भी देखेंगे कि आखिर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को वो किस ढंग से मेजर करते हैं, और दरअसल इसके पीछे जो अवधारणा है वो पूरे तौर पर क्या है, और उस अवधारणा को कैसे वो मापते हैं या मूर्त रूप प्रदान करते हैं। वहाँ के जनजीवन में क्या है, वहाँ के लोगों का क्या सोच है, और किस प्रकार से वहाँ लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी लाने का प्रयास हो रहा है। तो यह एक समझने और जानने का भी विषय है। तो मेरी उत्सुकता है इस विषय में, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के संबंध में जो विचार है उसको सरजमीन पर देखने का और उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने की मेरी उत्सुकता है। तो मैं उत्सुक हूँ, और भूटान के साथ जो संबंध है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, उसके मद्देनज़र एक बहुत ही अपनापन का एहसास होता है। और भूटान में भारत से भी बहुत लोग जाकर काम करते हैं, बिहार के भी लोग हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने, समझने और जानने का अवसर मिलेगा। और उन्होंने जब आग्रह पूर्वक बुलाया है तो जाएंगे, देखेंगे। और वैसे उन लोगों की इच्छा है, बिहार में राजगीर में भूटान की तरफ से वहाँ एक मोनेस्ट्री भी बनाना चाहते हैं। हम लोग उनको मदद कर रहे हैं, उनको जो ज़मीन चाहिए इसमें। तो ये सारी बातें हैं। देखिए, गृह मंत्री जी आए थे, सब देख कर गए हैं। तो जगह दिखाई भी गई है कि कौन सी जगह आपको पसंद है। तो मुख्यतः यही सारी बातें।
मेरी सुरक्षा, हम तो भूटान सरकार के बुलावे पर जा रहे हैं, तो इसमें सुरक्षा का कोई पक्ष नहीं है हमारी समझ में। भूटान सरकार के निमंत्रण पर भारत सरकार की इच्छा से हम जा रहे हैं, ये कोई मेरी व्यक्तिगत या निजी यात्रा तो है नहीं, इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में नहीं है। लेकिन हाँ, हम जा रहे हैं तो हमारे साथ बिहार सरकार के अधिकारियों का एक दल भी जा रहा है, जिसमें हमारे साथ जाएंगे ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव जाएंगे, और हमारे सचिवालय के सचिव और विशेष कार्य पदाधिकारी, इतने लोग मेरे साथ जा रहे हैं। बाकी तो सब वहाँ नहीं, मंत्री इस बार चीन का भी न्योता है। भारत सरकार ने भी कहा है कि चीन जाइए एक शिष्टमंडल लेकर, तो उसके लिए इधर 2 दिन पहले अंतिम तौर पर वहाँ से औपचारिक निमंत्रण और समय की सूचना हुई है 13 से 18 जून के बीच की। 13 से 18 जून तक की यात्रा के लिए वो भी 6 सदस्यीय शिष्टमंडल ही होगा, लेकिन उसमें हो सकता है हमारे कोई मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी जाएं, अभी उसके बारे में तय नहीं किया। भारत सरकार की इच्छा है, भारत सरकार और चीन की सरकार के बीच में आपस में इस प्रकार के शिष्टमंडलों के भ्रमण का कार्यक्रम चलता है प्रतिवर्ष। दरअसल इसके पहले भी भारत सरकार के विदेश मंत्री ने मुझसे कहा था जाने के लिए, लेकिन हम पिछली बार समय नहीं निकाल पाए थे और मेरे लिए वो संभव नहीं हो पाया था। तो इस बार चीन के राजदूत आए थे, उन्होंने भी निमंत्रण दिया था और फिर भारत सरकार की तरफ से भी पत्र आया था विदेश मंत्रालय के से। तो वो एक कार्यक्रम टेंटेटिव है, उसमें हो सकता है हमारे एकाध मंत्रिमंडलीय सहयोगी भी जाए। भारत सरकार नेपाल नहीं करेगी। मारा गया है और साल का एक बयान आया है कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, पूरे देश में लाइट बंद किया गया। बिहार में समाचार माध्यमों में ये सूचना आई है और अमेरिका की तरफ से सूचना आई है। इसके बारे में भारत सरकार की तरफ से देश का दृष्टिकोण रखा जा सकेगा। किसी राज्य के प्रतिनिधि को कुछ इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक सवाल था, लोक लेखा समिति को लेकर संसदीय राजनीति नहीं, जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, और जो लोक लेखा समिति है वह एक संवैधानिक व्यवस्था है। संसदीय लोकतंत्र में वह एक संवैधानिक व्यवस्था है जो सरकार के अकाउंट्स पर जो सीएजी की रिपोर्ट आती है उसकी वो समीक्षा करता है, उस पर विचार करता है, और सीएजी की रिपोर्ट में जो बातें रहती है उसकी गहन समीक्षा करके, छानबीन करके वो अपनी रिपोर्ट संसद को समिति देती है और उसके आधार पर कार्रवाई होती है। तो वह एक संवैधानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, और कमेटियों का काम आपसी मेल जोल से चलता है। हम लोगों को भी संसद में रहते हुए संसदीय समितियों में कार्य करने का अवसर मिला है, लेकिन इस प्रकार की स्थिति नहीं आती है। एक अजीबोगरीब परिस्थिति उत्पन्न हुई है। मैं समझता हूँ इसमें लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को अंतिम तौर पर निर्णय लेना होगा कि इसके संबंध में क्या किया जाना और क्या क्या इसमें विकल्प खुले हुए।
लोक लेखा समिति के सभापति महोदय ने अपनी रिपोर्ट भेजी है और अब लोकसभा के अध्यक्ष महोदया को निर्णय लेना होगा कि उस पर आगे क्या कार्रवाई उन्हें करनी। लेकिन लोक लेखा समिति का काम सुचारू रूप से चलना चाहिए, चाहे उसमें जो विचार विनिमय होता है, मत भिन्नता हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पर्याप्त नियम बना हुआ है कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट होगी उस पर बिंदुवार चर्चा होती है। जब लोक लेखा समिति किसी विषय पर अध्ययन करती है और उसके बाद उसके बारे में जो रिपोर्ट बनती है, तो लोक लेखा समिति के साथ जो सचिवालय है, लोकसभा सचिवालय का अंश जो उसकी सहायता करता है, ये उनके तरफ से एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनता है। सचिवालय उसको तैयार करता है और सभापति के मार्गदर्शन में एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनती है और उस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर शब्दशः हर एक वाक्य पर वो पढ़कर सुनाया जाता है, उस पर चर्चा होती है और अंतिम रूप से रिपोर्ट, यानी उस पर चर्चा के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाता है। ये प्रक्रिया है, ये नियम है और नियम बहुत ही स्पष्ट है और इसकी परंपराएं, संसदीय समितियों के संचालन के नियम बने हुए हैं और अपने अंदरूनी कार्यों के लिए समितियों को अधिकृत भी किया जाता है कि वो अपने लिए काम करने के तरीके को तय करेंगे, लेकिन जो एक व्यापक फ्रेम है वो तय किया हुआ है और यही परंपरा रही है। इसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है वो सब समाचार पत्रों में ही हम लोगों ने देखा है। आधिकारिक रूप से तो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को ही इस विषय में निर्णय लेना होगा। नहीं, ये हो नहीं सकता। देखिए, पैरेलल थोड़ी होता है। पीएससी या कोई कमेटी है, सब थोड़ी। जब लोकसभा के किसी कमेटी के और उसमें भी लोक लेखा समिति के सभापति ने अगर बैठक स्थगित कर दी तो उसका तो बैठक कहाँ? इसलिए पैरेलल वगैरह का कोई प्रोविजन थोड़ी है। इसलिए तो कहा कि जो भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, ये ऐसी बात होती नहीं है। हम लोगों को भी बहुत संसदीय समितियों का अनुभव है, लेकिन मैं तो लोक लेखा समिति में नहीं रहा हूँ, उसका अनुभव मेरा नहीं है, अन्य समितियों का है। लेकिन ऐसी परिस्थिति की कल्पना तो हम लोगों ने कभी नहीं की है कि ऐसी नौबत आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी। और वैसे मेरी समझ से, मेरी जो छोटी समझ है उसके हिसाब से तो कमेटी तो रहती है। कमेटी के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन होता है प्रतिवर्ष, और वैसे सभापति तो वही है। फिर से सभापति डॉक्टर जोशी जी ही मनोनीत हुए हैं, सदस्यों में कुछ फेरबदल हुआ हो, लेकिन आगे क्या होगा ये तो लोक लेखा समिति को, और यानी जो नई लोक लेखा समिति है उनको, और पुरानी लोक लेखा समिति के प्रोसीडिंग के बारे में जो भी रिपोर्ट लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को सुपुर्द होगी तो उनको निर्णय लेना होगा। हाँ, देश के एक नागरिक ने, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा था हमको, और अपने पत्र के माध्यम से जो कुछ भी यूपीएससी के परीक्षाओं के बारे में, कुछ विषय और विषय समूहों के बारे में परिवर्तन किया गया है और अंग्रेजी के एक टेस्ट के बारे में जो अनिवार्यता की गई है, इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए पत्र लिखा था। हमने उनके पत्र को पढ़ा, उनके द्वारा उठाए गए बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण थे और मुझे उनके उठाए गए बिंदुओं पर जो मेरे मन में विचार आया, उसके आधार पर हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। और मैं समझता हूं कि किसी भी प्रकार से अंग्रेजी से संबंधित किसी
टेस्ट को अनिवार्य करना, किसी विषय को अनिवार्य करना, ये एक नई परंपरा डालने के समान होगा, नंबर 1। और नंबर 2, इसमें जो ग्रामीण अंचल के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ अन्याय हो सकता है। तो मैंने बहुत ही मजबूती के साथ इस प्रश्न को उठाया कि जैसा चल रहा था यथावत चलने दिया। अभी जवाब नहीं आया। मैं समझता हूँ 15 दिन से ज़्यादा हुआ होगा पत्र लिखे। अरे और लोगों को भी कहते होंगे, आप लोग ज़्यादा सजग हैं इसलिए वो बात आ जाती है। ये हम कैसे जाने कि हमारे यहाँ क्यों लिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई लिखता है तो हम उस पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं, और जो हमको लगता है कि ये उचित है उस सवाल को उठाते भी हैं। अपने बिहार के लोग भी लिखते हैं, स्टूडेंट्स लिखते हैं, कैंडिडेट जो होते हैं, परीक्षार्थी हैं, वो लिखते हैं। जो हर सोमवार को यहाँ मिलने का कार्यक्रम है, इसमें भी लोग आ जाते हैं। और कई बार तो मीडिया में खबर छपती है, उसको भी ध्यान में लेकर हम लोग बात उठाते हैं। सर, AI के बारे में आज जो इशारा किया गया है कि जो क्वेश्चन लीक हुआ है उसका सूत्र यहाँ से वो कहीं से हो सकता है, उसको पकड़ना चाहिए। वो जो भी जांच करेगा, हमारी पुलिस उनको पूरा सहयोग करेगी, और जो भी इसमें संलिप्त होगा उसके धर पकड़ में पूरी सक्रियता यहाँ के पुलिस की होगी। और परीक्षाओं में अगर प्रश्न पत्र लीक किए जाते हैं और इस तरह की बात होती है, अब तो यहाँ काफ़ी इस बात पर ध्यान दिया गया है। वरना बिहार में जो पहले के दिनों में हुआ था, जिसको मेधा घोटाला तक कहा गया था, और उसके बाद जिस ढंग से परीक्षाओं का संचालन करने की कोशिश हो रही है, तो पिछले कुछ वर्षों में बिहार में जो परीक्षाएं आयोजित होती है उसके बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। और यहाँ तो अब चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे कर्मचारी चयन आयोग हो, अवर सेवा चयन परिषद, या कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो जो राजस्व परिषद की देखरेख में होता है, या फिर हमारे पुलिस की बहाली जो पुलिस मुख्यालय के द्वारा बोर्ड गठित करके किया जाता है, इस तरह से अनेक प्रकार की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। चाहे वो नामांकन के लिए हों या सिलेक्शन के लिए हों, नियुक्ति के लिए हों, यहाँ पिछले कुछ वर्षों से शिकायत नहीं होती। लेकिन देश भर में अगर किसी प्रकार की परीक्षा हो रही है और उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो उसकी जांच पड़ताल में, खोजबीन में, अनुसंधान में बिहार की पुलिस पूरा मदद करेगी और अपने एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करेगी। अब बिहार की पुलिस बहुत एक्सपर्ट हो चुकी है इन सब चीज़ों में, एक से एक लोगों को पकड़ते पकड़ते।